हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी तू मेरी जिंदगी। एसीपी राघव अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, जब तक मैं इशारा ना करूं कोई भी गोली नहीं चलाएगा। उसकी बात सुनकर सब हाँ में सिर हिलाते हैं। राघव दबे पांव एक बंद फैक्ट्री में घुस गया। अंदर कुछ लोग एक ट्रक से सामान उतार रहे थे। वही दो आदमी उन लोगों से जल्दी जल्दी माल उतरवा रहे थे। वह छुपते हुए उन लोगों के पास पहुंचा। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ से अपने आदमियों को अंदर बुलाया। जैसे ही उसके आदमी अंदर आए, सभी लोग अपना काम छोड़कर इधर उधर छुप गए। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। राघव अभी भी उस ट्रक के पास छुपा हुआ था। जो दो लोग आदमियों से काम करवा रहे थे किसी तरह उस ट्रक के पास पहुंचकर उसके अंदर बैठ गए। जैसे ही वे ट्रक लेकर भागने वाले थे, राघव ने उन पर गोली चला दी। गोली सीधा एक आदमी के सिर पर लगी और जैसे ही वह दूसरे आदमी पर गोली चलाने वाला था, वह दूसरा आदमी अपने हाथ ऊपर कर लेता है। राघव उस आदमी से बोला, जगदीश उर्फ जग्गू, बड़ी मुश्किल से तू मेरे हाथ लगा है, चल तुझे हवालात की सैर करवाता हूँ। जग्गू एक 45 साल का आदमी था जो एक बहुत बड़े गैंग के लिए काम करता था। राघव बहुत दिनों से इस गैंग के पीछे था और आज बड़ी मुश्किल से इस गैंग का एक खास आदमी जग्गू उसके हाथ लगा। राघव के बाकी आदमियों ने भी कुछ और लोगों को पकड़ लिया, जबकि कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। राघव जग्गू को उसके कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लाया और जेल में बंद कर दिया। जग्गू राघव से चीखते हुए बोला, एसीपी, मुझे पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देख मेरे आदमी तुझे छुड़वाने के लिए क्या क्या करते हैं। राघव उसके पास आकर हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है तेरे आदमी आएंगे और तुझे छुड़ाकर ले जाएंगे? ये राघव की जेल है। एक बार कोई मुजरिम यहाँ आ जाता है तो राघव की मर्जी के बिना बाहर नहीं निकलता। जग्गू राघव की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। अगले दिन जग्गू को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जग्गू जब दोबारा जेल आया तो राघव उससे बोला, क्या हुआ, तेरे आदमी तुझे छुड़वाने नहीं आए? यह तो बहुत बुरा हुआ। वैसे एक बात बताऊं, तेरे आदमी अब तुझे छुड़वाने आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब उन्हें तेरी कोई जरूरत नहीं। जो काम तू उनके लिए करता था, अब वही काम किसी और ने संभाल लिया। यह सुनकर जग्गू चौंक गया। वह जानता था अगर गैंग का कोई आदमी पकड़ा जाए और वह काम का हो तो उसे छुड़वाने की पूरी कोशिश की जाएगी, नहीं तो उसकी जगह दूसरा आदमी ले लेगा और उसे वहीं जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जग्गू को भी ऐसा लगा जैसे उसे छुड़वाने की कोशिश ही नहीं की जा रही। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। राघव उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि जग्गू पर उसकी बातों का असर हो रहा है, इसलिए उसके दिमाग में एक प्लान आया। रात को जग्गू को एक कमरे में लाया गया। जग्गू जब उस कमरे में आया तो राघव पहले से ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जग्गू को देखकर वह उससे बैठने का इशारा करता है। जग्गू चुपचाप राघव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। राघव जग्गू से बोला, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे अपने गैंग के बारे में बता दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जग्गू सोचता है, कह तो ये सही रहा है, जब उन लोगों को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों उनकी चिंता करूँ, मैं भी अपने बारे में सोचूंगा। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। जग्गू की सोच में गुम देख राघव को लगा जैसे उसका तीर निशाने पर लगा है। अब वह जग्गू को अपनी बातों के जाल में फंसाकर सब पता कर लेगा, पर जग्गू ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। वह राघव से बोला, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। राघव उसे कल तक का समय देकर चला गया। जग्गू पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया कि वह राघव का साथ देगा, पर तभी एक आदमी चाय देने के बहाने उसके पास आया और एक पर्ची उसे देकर चला गया। जब वह पर्ची खोलकर पढ़ता है तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। वह बेचैनी से राघव का इंतजार करने लगा। राघव के पुलिस स्टेशन आते ही जग्गू उससे मिलने के लिए कहता है। राघव को जब पता चला कि जग्गू उससे मिलना चाहता है
तो वह उसे लेकर उसी कमरे में आया जहां उन्होंने कल बात की थी। राघव जैसे ही जग्गू से कुछ पूछने वाला था, जग्गू उससे बोला, साहब पहले यह बताइए कि आपके और मेरे बीच की बातें कोई और तो नहीं सुन रहा। जग्गू के इस तरह बोलने से राघव को कुछ अजीब लगा। वह कहता है, अगर कोई सुन भी लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ सभी पुलिस वाले ही हैं। जग्गू यहाँ वहाँ देखकर धीरे से बोला, साहब हर पुलिस वाला आपकी तरह नहीं होता। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी सारी बातें उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यह सुनकर तो राघव भी हैरान रह गया। उसके चेहरे को देखकर जग्गू समझ गया कि राघव इतनी आसानी से उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वह बड़ी सावधानी से वह पर्ची निकालकर राघव के हाथ में रख देता है। राघव जब उस पर्ची को पढ़ता है तो उसमें लिखा था, तूने अगर उस एसीपी की बात मानी तो तेरी बेटी के साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। राघव जग्गू की तरफ देखने लगा, जो इस वक्त एक हारा हुआ इंसान लग रहा था। उसके चेहरे पर सिवाय बेबसी के कुछ नहीं था। राघव उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर में जब वह लौटा तो उसकी आंखों से इशारा करके बताया, सब ठीक है। अब जाकर जग्गू को कुछ शांति मिली। वह राघव के सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब मैं चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हूँ, पर मेरी बेटी बहुत भोली और मासूम है। उन लोगों को पता चल गया कि मैं उनके खिलाफ आपका साथ देने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को उठा लिया। अब मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप नहीं जानते वो लोग लड़कियों के साथ क्या करते हैं, उनकी जिंदगी जीते जी नरक बना देते हैं। आपका साथ देकर मैं अपनी बेटी को नरक में नहीं धकेल सकता, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। यह कहकर वह जाने लगा। तभी राघव की आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर मैं तुम्हारी बेटी को उस नरक से बचा लूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? यह सुनकर जग्गू पलटकर राघव को देखने लगा, जो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उसकी तरफ ही आ रहा था। जग्गू उसके पैरों में गिर गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा और आप जो भी कहेंगे सब बता दूंगा। बस आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। राघव उसे खड़ा करके उसकी आंखों में देखकर कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने होगी। राघव का आत्मविश्वास देखकर जग्गू को यकीन हो गया कि राघव उसकी बेटी को बचा लेगा। जग्गू उसे हर उस जगह के बारे में बताता है जहाँ उसकी बेटी हो सकती थी। राघव उन सभी जगहों पर जाकर जग्गू की बेटी को ढूंढता है, पर उसे जग्गू की बेटी कहीं नहीं मिलती। रात में जब जग्गू बेचैनी से किसी खबर का इंतजार कर रहा था तो राघव चुपचाप उससे मिलने आया और बताता है कि उसने सभी जगह पर उसकी बेटी को ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। यह सुनकर जग्गू परेशान हो गया। वह राघव से बोला, साहब मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपके डिपार्टमेंट का कोई आदमी उन्हें सारी खबर दे रहा है, इसलिए आपके पहुंचने से पहले ही आपके आने की खबर उन्हें मिल जाती है। अगर मेरी बेटी उनमें से किसी भी जगह नहीं मिली तो बस एक ही जगह बचती है जहां उसे रखा होगा। आप वहां जाकर उसे ढूंढिए, वहां मेरी बेटी जरूर होगी। वह राघव को उस जगह के बारे में बताता है। इस बार राघव फैसला करता है कि वह डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी को नहीं बताएगा और अकेला ही जग्गू की बेटी को ढूंढेगा। जब वह उस जगह पहुंचा तो देखता है यह वह बदनाम गलियां थी जहां कोई भी लड़की आना नहीं चाहेगी। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट और फूहड़ गाने बज रहे थे। यहाँ आकर किसी भी लड़की की जिंदगी नरक बन जाती। वह अपने चेहरे पर मास्क पहनकर उन रंगीन गलियों में जग्गू की बेटी को ढूंढने लगा। उसके खबरी ने उसे जो खबर दी थी उसके अनुसार जग्गू की बेटी गौरी यहीं कहीं होनी चाहिए थी। वह हर जगह उसे ढूंढने लगा। तभी एक कमरे के बाहर उसे ताला लगा दिखाई दिया। राघव उस कमरे के बाहर पहुंचकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो अंदर से उसे किसी के सिसकने की आवाज आई। उसे यकीन हो गया कि गौरी इसी कमरे में है। वह अपनी जेब से एक तार निकालकर उस ताले को खोल देता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर आया तो देखता है कि एक 20-22 साल की लड़की हाथ में टूटा हुआ कांच लेकर बैठी थी। राघव को देखते ही वह खड़ी हो गई और कांच अपनी गर्दन पर लगाते हुए बोली, अगर मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी।
राघव तो उसे देखकर दंग रह गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि जग्गू जैसे बदमाश की बेटी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएगी। वह उससे बोला, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। पर उसे राघव की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कांच और ज्यादा दबाते हुए बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर जरा सा भी आगे आए तो। यह कहकर वह और जोर से कांच दबाने लगी। अब तो उसकी गर्दन से खून भी निकलने लगा। राघव को समझ नहीं आया कि वह कैसे उसे यकीन दिलाए। तभी उसने अपना आई कार्ड निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, देखो, मैं पुलिस वाला हूँ और सच में तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। राघव का आई कार्ड देखकर उसे यकीन हो गया कि राघव सच बोल रहा है। वह कांच नीचे कर लेती है। यह देखकर राघव की जान में जान आई। वह उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम ही जग्गू की बेटी गौरी हो? वह सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाती है। राघव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो चलो मेरे साथ। वह उसे सबकी नजरों से बचाकर बाहर ले आया, पर शायद उनकी किस्मत खराब थी। बाहर दो आदमियों ने उन्हें देख लिया। वे चिल्लाते हुए बोले, पकड़ो इसे, यह लड़की को लेकर भाग रहा है। उनकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी आ गए। राघव ने कसकर गौरी का हाथ पकड़ा और बोला, कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ मत छोड़ना। वह गौरी को लेकर तेजी से भागने लगा और उसे लेकर अपनी बाइक के पास पहुंचा। वह बाइक स्टार्ट करके बोला, जल्दी बैठो। गौरी जल्दी से बाइक पर बैठ गई। राघव देखता है वह उससे कुछ दूरी बनाकर बैठी थी। राघव जोर से चिल्लाया, कैसे बैठी हो? मुझे कसकर पकड़ो, नहीं तो गिर जाओगी। राघव के इस तरह चिल्लाने से गौरी डर गई और कसकर उसे पकड़ लेती है। राघव तेजी से अपनी बाइक चलाता हुआ वहां से निकल गया। वे लोग भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगे। राघव बाइक भगाता हुआ कच्चे रास्ते पर ले आया। वे लोग अब भी उनका पीछा कर रहे थे। राघव देखता है कि कुछ ही दूरी पर घने पेड़ और झाड़ियां हैं। राघव अपनी बाइक रोककर उसे वही झाड़ियों में छुपा देता है और खुद गौरी को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब वे लोग वहां पहुंचे तो उन्हें राघव की बाइक कहीं नहीं दिखी। वे गाड़ी से उतरकर उन्हें ढूंढने लगे। राघव ने जब देखा कि वे लोग गाड़ी से उतरकर उन्हें ढूंढ रहे हैं तो वह छुपने के लिए कोई और जगह ढूंढने लगा। तभी कुछ ही दूरी पर उसे दो पेड़ दिखाई दिए जिनके तने आपस में जुड़े हुए थे, पर उनके बीच एक दरार थी जिसमें एक इंसान आराम से घुस सकता था। राघव गौरी को लेकर उस दरार में घुस गया। जगह कम होने के कारण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े थे। राघव का पूरा ध्यान उन आदमियों पर था, पर गौरी की हालत खराब हो रही थी। वह राघव के इतना करीब खड़ी थी कि उसका सीना राघव के चौड़े सीने से लगा हुआ उसकी धड़कनें बढ़ा रहा था। जब वे लोग उन्हें ढूंढते हुए उस पेड़ के पास आए तो राघव ने गौरी को लेकर तने के और अंदर घुस गया। अब तो राघव के होठ भी गौरी के माथे को छू रहे थे। राघव के होठों का स्पर्श होते ही गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर वे दोनों यूं ही खड़े रहे। जब राघव को लगा कि वे लोग चले गए तो उसने एक गहरी सांस ली और गौरी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। इस वक्त उसकी आंखें कसकर बंद थी और चेहरा पूरा लाल। राघव को समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है, पर जब उसे एहसास हुआ कि वे दोनों किस हालत में खड़े हैं तो उसकी भी धड़कन। वह गौरी को लेकर बाहर निकला और उससे दूर हो गया। दोनों ही अपनी बेकाबू हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद राघव अपनी बाइक लेकर आया और गौरी को लेकर चला गया। वह गौरी को लेकर अपने घर पहुंचा। जब गौरी अंदर आई तो पूछने लगी, हम यहाँ क्यों आए हैं? राघव आराम से सोफे पर बैठते हुए बोला, अभी इससे सेफ जगह और कोई नहीं जहाँ मैं तुम्हें रख सकूं। कल मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारी बात करवाऊंगा। तुम उसे बस इतना बता देना कि अब तुम सुरक्षित हो और मेरे साथ हो। यह सुनकर गौरी उससे पूछती है, आप मेरी बात बाबा से कैसे करवाएंगे? वह तो अभी जेल में हैं। राघव ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे बाबा इस वक्त मेरी ही जेल में बंद हैं। मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं तुम्हें उन लोगों से बचाऊंगा। बदले में वो सरकारी गवाह बनकर मेरी मदद करेंगे। यह सुनकर गौरी उदास होकर बोली, ये बाबा ने क्या किया?
मैं अच्छी तरह जानती हूँ, सरकारी गवाह बनना मतलब अपनी जिंदगी खुद दांव पर लगाना। अगर बाबा ने उन लोगों के खिलाफ गवाही दी तो वे लोग बाबा को नहीं छोड़ेंगे। राघव एक नज़र गौरी की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। उसने गौरी को भरोसा दिलाया कि वह उसके बाबा को कुछ नहीं होने देगा। अगले दिन जब राघव पुलिस स्टेशन पहुंचा तो जग्गू की बात गौरी से करवाता है। गौरी से बात करके जग्गू उसे समझाने लगा, साहब के अलावा किसी पर भी भरोसा मत करना, जैसा साहब कहें वैसा ही करना। गौरी उसकी बात मान गई। गौरी से बात करके जग्गू को यह तसल्ली हो गई कि अब वह सुरक्षित है। वह राघव का धन्यवाद करते हुए बोला, साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बेटी को उस नर्क से बचा लिया। अब एक एहसान और कर दीजिए, उसे किसी ऐसी जगह भेज दीजिए जहां वे लोग उस तक पहुंच ना सके। राघव ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की, इसलिए मुझे अपने गैंग के बारे में सब बताओ। जग्गू उसे अपने गैंग की सारी इंफॉर्मेशन देता है। रात को जब राघव घर आया तो देखता है उसके घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। घर एकदम चमक रहा था, हर चीज सलीके से रखी थी। तभी रसोई से सीटी बजने की आवाज आई। वह रसोई में जाकर देखने लगा तो गौरी रोटियां बना रही थी। राघव उसे देखकर हैरान रह गया। उसने गौरी से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? अचानक राघव की आवाज सुनकर गौरी घबरा गई और डर के मारे उसका हाथ गर्म तवे से जा लगा। गर्म तवे से हाथ लगते ही उसकी चीख निकल गई। राघव गौरी की चीख सुनते ही उसका हाथ पकड़कर पानी के नीचे कर देता है। हाथ पर ठंडा पानी पड़ने से उसे थोड़ी राहत मिली, पर अब भी वह राघव से डर रही थी। डर के मारे उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से कहा, माफ कर दीजिए साहब। उसके यह शब्द सुनकर राघव को समझ नहीं आया, आखिर वह उससे किस चीज की माफी मांग रही है। उसने गौरी को देखते हुए पूछा, किस बात की माफी मांग रही हो? गौरी को अब भी लग रहा था कि राघव उस पर गुस्सा कर रहा है। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, साहब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी, बस आप मुझे गोली मत मारना। राघव को समझ नहीं आया कि आखिर वह ऐसा क्यों बोल रही है। वह उससे पूछने लगा, पहले यह बताओ कि तुम माफी किस चीज की मांग रही हो? गौरी डरते डरते कहने लगी, वह तो मुझे भी नहीं पता, पर आप इतनी तेज चिल्लाए कि मुझे लगा मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसकी ऐसी मासूमियत भरी बात सुनकर राघव के दिल में अजीब सी गर्माहट हुई। वह सोचने लगा, कितनी भोली और मासूम है, मेरे जरा से चिल्लाने से ही डर गई। राघव ने एक गहरी सांस ली, फिर बहुत आराम और प्यार से बोला, देखो मैं तुम पर नहीं चिल्ला रहा था, मेरी आवाज ही ऐसी है। मेरा सामना रोज ऐसे लोगों से होता है जो प्यार की भाषा नहीं समझते, इसलिए मुझे उन पर चिल्लाना पड़ता है। रोज रोज चिल्लाने से मेरी आवाज ही ऐसी हो गई है। मैं कोशिश करूंगा कि आराम से बात करूं, मगर फिर भी कभी मैं तेज आवाज में बोलूं तो यह मत समझना कि मैं तुम पर गुस्सा हूं। उसकी बात सुनकर गौरी हाँ में सिर हिलाती है। राघव ने पूछा, तुम ये क्यों कह रही थी कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा? गौरी अपनी नजरें नीची करके कहने लगी, वो बाबा ने बताया था कि पुलिस वाले जरा सी गलती होने पर भी गोली मार देते हैं, और मुझे भी यही लगा कि मैंने कोई गलती कर दी, इसलिए अब आप मुझे गोली मार देंगे। यह सुनकर राघव को जग्गू पर बहुत गुस्सा आया। वह अपने मन में बोला, खुद तो गलत काम करता है और पुलिस वालों को बदनाम करता है। देखता है कि गौरी अभी भी वही खड़ी उसे ही देख रही थी। वह गौरी से बोला, चलो तुम जाकर बाहर बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ, फिर दोनों खाना खाते हैं। उसकी बात सुन गौरी धीरे से कहती है, पर रोटियां तो बनी ही नहीं। राघव उसे पकड़कर बाहर लाया और सोफे पर बिठाते हुए बोला, कोई बात नहीं, रोटियां मैं बना लूंगा। वह उससे पूछने लगी, साहब क्या आपको खाना बनाना आता है? राघव रोटी बनाते हुए उसे बताने लगा। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए और कोई भी रिश्तेदार उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा। वहीं से उसने अपना हर काम
खुद करना सीख लिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने बहुत मेहनत की और पुलिस में भर्ती हो गया। आज वह जिस भी मुकाम पर है वह सिर्फ उसकी मेहनत का ही नतीजा है। गौरी को उसकी जिंदगी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वह दुखी मन से बोली, साहब, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख होता है। आपकी जिंदगी में माँ बाप नहीं थे और मेरी जिंदगी में माँ बाप होते हुए भी नहीं थे। उसकी यह बात सुनकर राघव उसे देखने लगा, जिसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी रही होगी। वह मेज पर खाना लगाते हुए कहने लगा, चलो खाना खाते हुए बात करते हैं। आज कितने दिनों बाद राघव की जिंदगी में कोई आया था जिससे वह बात करना चाहता था। दोनों ही खाने के टेबल पर बैठ गए। राघव खाना खाते हुए बोला, तुम्हारे पास तो तुम्हारे बाबा हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वह तुम्हारे पास होते हुए भी नहीं है। उसकी बात सुन गौरी अपनी पुरानी यादों में खो गई। वह बताती है, यह तब की बात है जब मेरे बाबा जग्गू नहीं जगदीश थे। मेरी माँ और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका यह प्यार और भी मजबूत हुआ जब मैं पैदा हुई। मेरे जन्म के बाद माँ बाबा की खुशियाँ और बढ़ गई। हमारे पास पैसा तो नहीं था पर प्यार बहुत था। पर कहते हैं ना, खुशियाँ अगर ज्यादा हो तो उसे लोगों की नजर लग जाती है। वही हमारे साथ हुआ। जब मैं 5 साल की थी तो एक दिन खेलते खेलते छत से गिर गई। मेरे सिर में बहुत चोट आई। बाबा मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर भागे। वहां पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि चोट बहुत गहरी है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर उस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। बाबा ने अपने सभी जानने वालों से पैसे मांगे, पर किसी ने भी बाबा की मदद नहीं की। बाबा ने सबके सामने हाथ जोड़े, यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो पैर भी पकड़ लिए, पर किसी को भी उनकी हालत पर तरस नहीं आया। अस्पताल आकर भी उन्होंने डॉक्टरों से बहुत मिन्नतें की, पर डॉक्टरों ने साफ कह दिया, जब तक पैसे नहीं जमा होंगे उनकी बेटी का इलाज नहीं होगा। उस दिन पहली बार मेरे बाबा गलत रास्ते पर चले। उन्होंने चोरी करने की कोशिश की, पर शायद हमारी किस्मत की खुशियाँ अब खत्म हो गई थी। इसलिए जिस इंसान के यहाँ बाबा ने चोरी की वह इस काली दुनिया का बादशाह था। उसके आदमियों ने बाबा को पकड़ लिया। जब बाबा को उस आदमी के सामने लाया गया तो बाबा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए अपनी मजबूरी बताई। पता नहीं उसे मेरे बाबा में क्या दिखा। उसने ऑपरेशन के लिए बाबा को पैसे दे दिए, पर अब लगता है अगर उस दिन मेरा ऑपरेशन ना हुआ होता तो अच्छा होता। कम से कम मेरे बाबा जगदीश से जग्गू तो ना बनते। उन पैसों के बदले उसने मेरे बाबा को खरीद लिया। धीरे धीरे वो उसके लिए हर गलत काम करने लगे। माँ उन्हें बहुत समझाती कि ये गलत रास्ता छोड़ दे, पर पता नहीं उसने मेरे बाबा को क्या पट्टी पढ़ाई कि अब बाबा को सिर्फ पैसा ही दिखाई देता। उनका कहना था कि इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा है। इसी कारण अक्सर माँ और बाबा में झगड़ा होने लगा। माँ को बाबा की ऐसी कमाई बिल्कुल नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बाबा को छोड़ दिया और अलग रहने लगी। पर बाबा ने फिर भी हमें नहीं छोड़ा। वह अक्सर मुझसे और माँ से मिलने आते। उन्होंने माँ को पैसे भी देने चाहे, पर माँ ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद माँ को एक गंभीर बीमारी हो गई, पर पैसों की कमी के चलते उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। मैंने कितनी बार माँ से कहा भी कि बाबा से पैसे लेकर अपना इलाज करवा ले, पर अपनी जिद के चलते उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कहने को तो बाबा इस दुनिया में थे, पर वह भी कभी कभी ही मुझसे मिलने आते और पैसे देकर चले जाते। माँ और बाबा ने अपनी अपनी जिद के चलते मुझे अकेला छोड़ दिया। गौरी की कहानी सुनकर राघव को एहसास हुआ कि बेशक गौरी एक क्रिमिनल की बेटी है, पर संस्कार उसमें उसकी माँ के ही थे। उस रात दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। राघव के अगले कुछ दिन उन लोगों को पकड़ने में व्यस्त रहे। एक दिन जब वह घर आया तो देखता है पूरे घर में अंधेरा है। वह लाइट जलाकर गौरी को ढूंढने लगा। उसने रसोई में देखा, कमरे में देखा, यहाँ तक कि छत पर भी देखा, पर गौरी उसे कहीं नहीं दिखी। गौरी को ना पाकर राघव घबरा गया। उसे लगा कहीं उन लोगों ने गौरी को पकड़ तो नहीं लिया। वह जल्दी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा,
पर तभी उसे ध्यान आया कि बाथरूम तो उसने चेक किया ही नहीं। वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है पर दरवाजा अंदर से बंद था। यह देखकर राघव को थोड़ी राहत मिली। वह कई बार दरवाजा खटखटाकर गौरी को आवाज लगाता है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह देर न करते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर आया, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। गौरी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। नल से लगातार पानी बह रहा था जिससे उसके सारे कपड़े भीग गए। वह उसे फौरन गोद में उठाकर बिस्तर पर लाया और उसके गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में गौरी को होश आ गया। वह अपना सिर पकड़ते हुए दर्द से कराहने लगी। राघव उसे दर्द में देखकर उसका सिर देखने लगा। तभी उसे अपनी उंगलियों पर कुछ गीला महसूस हुआ। जब वह अपनी उंगलियों की तरफ देखता है तो उन पर खून लगा था। वह जल्दी से उसका सिर उठाकर देखने लगा तो वहाँ चोट लगी थी। राघव जल्दी से अपने कमरे में गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। वह गौरी के सिर पर पट्टी बांधते हुए पूछने लगा, यह सब कैसे हुआ? गौरी उसे बताती है, जब वह नहाने गई थी तब अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिरकर बेहोश हो गई। राघव उसे दवाई देते हुए बोला, यह दवाई खा लो, इससे तुम्हें कम दर्द होगा। तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। गौरी जब देखती है कि राघव खाना बनाने जा रहा है तो वह उससे बोली, आप रहने दीजिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। पर जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगी, उसका सिर घूमने लगा। वह गिरने ही वाली थी। तभी राघव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। इस वक्त गौरी के दोनों हाथ राघव के कंधों पर थे और राघव के हाथ गौरी की कमर पर। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी राघव की नजर उसके गीले कपड़ों पर गई, जो गीले होने के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसके शरीर का हर अंग दिखाई दे रहा था। गौरी को इस हालत में देखकर राघव का गला सूखने लगा। उसे अपने शरीर में हलचल सी होती महसूस हुई। उसने जल्दी से गौरी को बिठाया और पलटकर खड़ा हो गया। राघव को ऐसा करते देख गौरी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह राघव की तरफ देखती है, जो तेजी से बाहर निकलते हुए बोला, तुम अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं खाना बनाता हूँ। उसके इस तरह बाहर जाने से गौरी को हैरानी हुई, पर वह उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगी। तभी उसकी नजर सामने लगे आईने पर गई, जिसमें खुद की हालत देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वे अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाते हुए बोली, हे भगवान, उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया। यह सोचकर ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ देर बाद राघव हाथों में खाने की ट्रे लेकर आया तो गौरी चादर ताने सो रही थी, या यूं कहे सोने का नाटक कर रही थी। राघव खाने की ट्रे साइड में रखते हुए बोला, मुझे पता है तुम सो नहीं रही, इसलिए चुपचाप उठो और खाना खा लो। गौरी राघव का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब उसने देखा कि राघव आ रहा है तो वह सोने की एक्टिंग करने लगी, पर राघव ने उसे देख लिया। कुछ देर तो राघव हाथ बांधे उसके उठने का इंतजार करता रहा, पर जब वह नहीं उठी तो उसने चादर खींच ली। चादर हटते ही गौरी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे ऐसा करते देख राघव समझ गया कि उसे शर्म आ रही है। यह देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह बाहर जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। यह सुनकर गौरी अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखती है तो राघव वहाँ नहीं था। उसने ट्रे उठाई और खाना खाने लगी। रात में राघव को प्यास लगी तो उसने पास में रखा पानी का जग देखा, जो खाली था। वह जग उठाकर रसोई में पानी लेने चला गया। जब वह गौरी के कमरे के सामने से गुजरा तो उसने सोचा कि वह खाने के बर्तन उठाना तो भूल ही गया। वह खाने के बर्तन लेने जैसे ही कमरे में आया तो गौरी ठंड से कांप रही थी। राघव ने जल्दी से उसके माथे को छुआ तो वह गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। राघव किचन में गया और एक बर्तन में ठंडा पानी ले आया। उसने गौरी के माथे पर ठंडी पट्टी रखनी शुरू करी। कुछ देर तक ठंडी पट्टी रखने के बाद भी गौरी का बुखार नहीं उतरा। उसने और कंबल लाकर उसे कवर कर दिया, पर उससे भी गौरी का कांपना कम नहीं हुआ। अब राघव को चिंता होने लगी। इस हालत में वह उसे लेकर डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर किसी को गौरी के बारे में पता चल जाता तो यह गौरी के लिए अच्छा नहीं होता। वह एक नजर गौरी को देखता है, जो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। शायद बहुत देर गीले कपड़ों में रहने के कारण उसे ठंड लग गई। राघव से अब गौरी की हालत देखी नहीं जाती। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है।
जैसे किसी बड़े फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। कुछ देर बाद वह अपनी आंखें खोलकर गौरी की तरफ बढ़ने लगा। जब वह गौरी के पास पहुंचा तो उसने अपनी शर्ट उतार दी और उसके कंबल में घुस गया। उसने गौरी को अपने करीब किया और अपने सीने से लगा लिया। किसी के गर्म शरीर का एहसास होते ही वह उससे लिपट गई। यह वक्त राघव के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। गौरी को अपने इतना करीब करके उसकी सांसें बेकाबू होने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद गौरी की कमर पर कस गए, पर किसी तरह उसने अपने आप पर काबू रखा। पूरी रात वह यूं ही उसे अपने सीने से लगाए लेटा रहा। सुबह जब गौरी का बुखार कुछ कम हुआ तो राघव ने चैन की सांस ली। वह धीरे से उसे अपने से अलग करके बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उसे अब भी लग रहा था जैसे गौरी उसके सीने से लगी सो रही है। जब गौरी की आंख खुली तो उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी रात किसी गर्म भट्टी से चिपक कर सोई हो। जब वह बाहर आई तो देखती है राघव सोफे पर सो रहा है। वह राघव को जगाते हुए पूछने लगी, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? उसकी आवाज सुन राघव नींद से जागा और सामने गौरी को देखकर उसका माथा छूते हुए बोला, अब कैसा महसूस कर रही हो? गौरी ने सोचा कि राघव उसके सिर की चोट के बारे में पूछ रहा है। वह अपनी चोट छूते हुए कहने लगी, लगता है अब ठीक है, दर्द भी नहीं हो रहा। राघव बोला, मैं तुम्हारे बुखार के बारे में पूछ रहा हूँ। कल पूरी रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था। मैंने तुम्हारे माथे पर पट्टी भी रखी पर तुम्हारा बुखार नहीं उतरा। फिर मैंने इसके आगे बोलते हुए वह रुक गया, पर आगे के शब्द गौरी ने पूरे किए। वह कहने लगी, फिर आपने मुझे दवाई दी होगी, तभी मेरा बुखार उतर गया और अब मुझे अच्छा लग रहा है। लगता है इस बुखार की वजह से ही मुझे इतने पसीने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गर्म चीज को पकड़कर सो रही थी। उसकी बात सुनकर राघव अपने मन में सोचने लगा, अब इसे कैसे बताऊं कि यह किसी गर्म चीज को नहीं बल्कि मुझे पकड़कर सो रही थी। मुझे पकड़कर सोने से इसकी ठंड तो भाग गई, पर मेरे अंदर आग जला गई। वह ज्यादा बात नहीं करता और नहाने चला जाता है। उस दिन के बाद से वह हर रोज घर आता। उसे डर रहता कहीं पीछे से गौरी को कुछ हो ना जाए। धीरे धीरे उसे गौरी की आदत सी हो गई। जब वह घर आता तो गौरी को घर में देखकर उसे अजीब सी खुशी होती। बचपन से ही अकेले रहने वाला राघव हमेशा किसी के साथ को तरसता रहा। जब से वह गौरी को यहाँ लाया था उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह उसके रेगिस्तान जैसी तपती जिंदगी में ठंडी छाव बनकर आई हो। धीरे धीरे उसका झुकाव गौरी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ यही हाल गौरी का भी था। उसने भी अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेली ही गुजारी थी। जब राघव उसे उस नर्क से बचाकर लाया तभी से गौरी के दिल में उसके लिए प्यार का बीज पनपने लगा। राघव के साथ रहते रहते उसे यह तो समझ आ गया कि राघव जितना ऊपर से कठोर था उतना ही अंदर से नरम भी था। गौरी जो हमेशा से किसी के प्यार और साथ के लिए तरसती रही, राघव का साथ उसके लिए उसकी परवाह देखकर वह राघव की तरफ खिंचती चली गई। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, पर इजहार अभी तक किसी ने भी नहीं किया। एक रात जब राघव घर आया तो वह अपनी बाइक खड़ी कर रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, राघव जी। राघव इस आवाज को अच्छे से पहचानता था। वह चारों तरफ देखने लगा। तभी एक गाड़ी की खिड़की से उसे एक हाथ निकला हुआ दिखा। वह फौरन पहचान गया कि यह हाथ गौरी का है। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और गौरी के पीछे भगा दी। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़े जा रही थी। राघव ने भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वह गाड़ी तक पहुंचने वाला था, किसी ने उस पर गोली चलाई। गोली से बचने के लिए उसने अपनी बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ ली। उन लोगों ने जब देखा कि राघव उनके पीछे नहीं आ रहा तो वह अपनी गाड़ी लेकर सीधा अपने बॉस के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने गौरी को गाड़ी से उतारा और अपने बॉस के सामने फेंक दिया। गौरी तेजी से फर्श पर गिरी, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। उसने जब अपना सिर उठाकर देखा तो सामने एक कुर्सी पर उसके बाबा बंधे थे। वह दौड़कर अपने बाबा की तरफ भागी, पर बीच में ही दो लोगों ने उसे पकड़ लिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख जग्गू चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को मुझसे बदला लेना है, फिर मेरी बेटी को यहाँ क्यों ले आए? ये सुन बॉस जोर से हंसते हुए बोला, ये तू कह रहा है?
तू तो अच्छे से जानता है कि हमारे गैंग का क्या उसूल है। जब भी कोई हमसे गद्दारी करता है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है, और तुम्हारे पास तो परिवार के नाम पर सिर्फ तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम्हारे साथ साथ इसे भी सजा मिलेगी। जग्गू भी यह बात अच्छे से जानता था। खुद उसने भी तो कई लोगों के किए की सजा उनके परिवार को दी थी, और आज उसके किए की सजा उसकी बेटी को मिल रही थी। वह विनती करते हुए बोला, बॉस, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करूँगा, बस आप मेरी बेटी को यहाँ से जाने दें। उसकी बात सुन वहाँ खड़े सभी आदमी हंसने लगे। तभी एक आदमी जग्गू के सामने आकर कहता है, अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तूने पुलिस से मिलकर हमें धोखा दिया, उसी दिन से तू हमारे किसी काम का नहीं रहा, पर ये तेरी बेटी हमारे बहुत काम आएगी। उसकी बात सुन जग्गू जोर से चिल्लाया, खबरदार, जो किसी ने भी मेरी बेटी की तरफ देखा, ये मत सोचना मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, तो मेरी बेटी अकेली है, अब भी कोई है जो इसे बचा लेगा। उन लोगों पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। एक आदमी गौरी को खींचते हुए बॉस की तरफ ले जाने लगा। तभी एक गोली चली और सीधा उस आदमी के सीने में जा लगी। वो आदमी जमीन पर गिर गया। उसकी पकड़ से आजाद होते ही गौरी जल्दी से अपने बाबा की तरफ दौड़ी। वह जल्दी जल्दी अपने बाबा को खोलने लगी। गोली चलते ही वहाँ खड़े सभी आदमी अलर्ट हो गए। वे सब अपनी अपनी गन निकालकर उस इंसान को ढूंढने लगे जिसने गोली चलाई थी। तभी फिर से गोली चली और एक और आदमी का सीना चीरती हुई निकल गई। सभी यहाँ वहाँ छुप गए। जग्गू भी गौरी को लेकर छुप गया। थोड़ी देर शांति के बाद अचानक चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। जग्गू समझ गया कि राघव अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँच गया। वह गौरी का हाथ पकड़कर उससे बोला, तुझे किसी भी तरह साहब तक पहुँचना होगा। एक वही है जो तुझे इन लोगों से बचा सकते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, जिससे गौरी बहुत घबरा गई। वह अपने बाबा को कसकर पकड़ते हुए बोली, बाबा, मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जग्गू उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, डर मत, तेरा बाबा है ना, वह तुझे उन तक जरूर पहुंचाएगा। वह यहाँ वहाँ देखता है तो कुछ ही दूरी पर राघव एक पिलर के पीछे छिपा था। वह गौरी का हाथ पकड़कर राघव की तरफ भागने लगा। तभी एक गोली आई और उसके पैर में लग गई। तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी और गौरी को लेकर भागते हुए राघव के पास पहुंचा। गौरी को देखते ही राघव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जग्गू भी वहीं छिप गया। उसने राघव को बताया उसका बॉस भी यही है। अगर राघव ने उसे पकड़ लिया तो पूरा गैंग ही खत्म हो जाएगा। ये जानकर राघव गौरी को एक सेफ जगह पर छोड़कर अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ने लगा। राघव और उसके आदमियों ने कई लोगों को पकड़ लिया और बहुत से लोगों को घायल कर दिया। अब राघव का टारगेट उनका बॉस था। वह फायरिंग करता हुआ उनके बॉस की तरफ बढ़ने लगा। राघव एक एक करके बॉस के ढाल बने सभी आदमियों को मार रहा था। अब राघव और बॉस आमने सामने थे। राघव उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए बोला, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं तुझे पकड़कर तेरे पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा, और देख आज वह दिन आ गया। अब तू मेरी गिरफ्त से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बॉस हंसते हुए बोला, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में मैं तुझे आजाद होकर दिखाऊंगा। पर तभी एक गोली चली और सीधा बॉस के सीने में जा लगी। सब उस तरफ देखने हैं जहां से गोली चली थी। वहां से जग्गू हाथ में गन लिए लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। वह राघव के पास आकर बोला, यह सही कह रहा है, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप 24 घंटे भी इसे जेल में नहीं रख पाएंगे। बाहर आकर यह सीधा आपको और मेरी बेटी को अपना निशाना बनाएगा। वह बॉस की तरफ देखता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जग्गू उसके पास जाकर कहने लगा, तू आजाद होना चाहता था तो देख, मैंने तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब तू कभी किसी जगदीश को मजबूरी का फायदा उठाकर उसे जग्गू नहीं बना पाएगा। गौरी दौड़ती हुई आई और अपने बाबा के गले लगकर रोते हुए बोली, बाबा, यह आपने क्या किया? अब तो आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जग्गू प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, पर यह सजा उस सजा से कम होगी जो ये तुझे देता। जग्गू गौरी को लेकर राघव के पास आया और बोला, साहब, बस एक ही विनती है आपसे।
अभी वह इसके आगे कुछ कहता कि तभी एक गोली चलने की आवाज आई। जग्गू ने फौरन राघव को धक्का दिया और खुद गोली के सामने आ गया। गोली सीधा जग्गू के सीने में जा लगी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जग्गू धड़ाम से जमीन पर गिर गया। यह देखकर गौरी अपने बाबा को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। राघव भी जल्दी से उसके पास आया। वह जानता था कि ये गोली उसके लिए थी, पर जग्गू ने वह अपने सीने पर ले ली। इस वक्त राघव के चेहरे पर भी अफसोस था। जग्गू गौरी का हाथ पकड़कर राघव के हाथ में देते हुए बोला, साहब, मेरी बेटी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाएगी। इसलिए आपसे विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए, जिनकी सजा भी मुझे मिल गई, पर मेरी बेटी मेरे किसी भी गुनाह की भागीदार नहीं थी। वह तो बिल्कुल मासूम और भोली है। उसके लिए आपसे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर राघव गौरी की तरफ देखने लगा, जो अभी भी अपने बाबा को पकड़कर रो रही थी। फिर वह जग्गू की तरफ देखता है, जो अपने दोनों हाथ जोड़े उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। राघव उसकी बात मानकर हाँ कर देता है। राघव की हाँ सुनकर जग्गू के चेहरे पर इस हालत में भी खुशी झलक आई। उसने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली। जग्गू की आंखें बंद होते ही गौरी चीख पड़ी। राघव ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। राघव जान गया था कि जग्गू चाहे कितना भी बड़ा गुंडा था, पर दिल से तो वह आज भी वही जगदीश था जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। राघव ने जग्गू का अंतिम संस्कार किया और गौरी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों तक गौरी अपने बाबा के गम में डूबी रही, पर कहते हैं ना, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, और इसी तरह गौरी भी वक्त बीतने के साथ साथ अपने गम से बाहर आ गई। एक दिन जब राघव घर आया तो गौरी अपना सामान पैक किए उसका इंतजार कर रही थी। राघव चौंकते हुए उससे पूछने लगा, सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? गौरी उदास मन से बोली, जिन लोगों से बचाने के लिए आपने मुझे यहाँ रखा था, अब वे लोग ही नहीं रहे, तो मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी राघव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, किसने कहा कि तुम्हें उन लोगों से बचाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ रखा? उसकी बात सुन गौरी चौंककर उसकी आंखों में देखने लगी। राघव भी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी इज्जत की खातिर लड़ते देखा, तभी तुम मेरे दिल के किसी कोने में बस गई। उसके बाद जब मैं तुम्हें अपने घर लाया तो तुमने मेरे इस मकान को घर बना दिया। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि घर किसे कहते हैं। धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। बेशक मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, पर आज मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। क्या इस जिंदगी में तुम मेरा साथ दोगी? राघव की ऐसी बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह हाँ में सिर हिलाते हुए उसके गले लग गई। राघव ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। अगले दिन ही दोनों ने शादी कर ली। आज गौरी राघव की दुल्हन बनी उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। राघव जैसे ही कमरे में आया, गौरी की धड़कनें तेज हो गई। वह अपनी उंगलियां आपस में उलझाने लगी। राघव गौरी के पास आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। यह कहकर जैसे ही वह जाने लगा, गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। राघव समझ गया कि गौरी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है। उसकी घबराहट दूर करने के लिए राघव ने सारी लाइट्स बंद कर दी, बस एक छोटा सा लैंप जला दिया। वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में दोनों के होठ एक दूसरे में उलझ गए। राघव बहुत देर तक उसे किस करता रहा, फिर उसके होठों से दूर होकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उसके ऐसा करने से गौरी मदहोश होने लगी। उसकी उंगलियां अपने आप ही राघव के बालों में चलने लगी। धीरे धीरे राघव उसके पूरे शरीर पर अपने प्यार की मोहर लगाने लगा। अब तो गौरी भी उसके प्यार के लिए तड़पने लगी। उसकी हालत देखकर राघव के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने दोनों को हर पर्दे से आजाद किया और उस पर अपना प्यार लुटाने लगा। गौरी भी उसके प्यार में पूरी तरह डूब गई। ये रात दोनों की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।